गुड इवनिंग। आज के सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल्स के बारे में कि कोई भी कंपाउंड कितने एनएमआर सिग्नल देगा। तो उन सब चीज़ों के बारे में हमने देख लिया था कि किसी कंपाउंड में कितने एनएमआर सिग्नल मिलेंगे। और मैंने आपको पहली क्लास में ही बता दिया था कि जो एनएमआर है वो हमें H1 एनएमआर जो है वो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करते हैं पोजीशन ऑफ सिग्नल्स और केमिकल शिफ्ट। तो देखो सीधा सा मतलब आप लोग ये समझ लो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है कि कितने सिग्नल मिलेंगे और किसी कंपाउंड में जितने हाइड्रोजन होंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें जो है एनएमआर सिग्नल मिलते हैं। 1 2 3 4 जितने भी सिग्नल मिलेंगे। आज हमें ये डिस्कस करना है कि जो एनएमआर सिग्नल मिलेगा वो उसकी पोजीशन क्या होगी। एक्चुअल में जैसे आईआर यूवी उसमें हम लोग एक स्केल लेते हैं कि जैसे हम लोग एनएमआर आईआर में क्या हम लोग सेंटीमीटर इनवर्स में लेते हैं, ऐसे ही हम लोग जो यूवी है उसमें एनएम में कंसीडर करते हैं। ऐसे ही हम लोग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी एक स्केल यूज करते हैं जिसे डेल्टा स्केल कहते हैं। क्या बोलते हैं? और एक टो स्केल। देखो ये दोनों स्केल वैसे देखा जाए सेम ही है, क्योंकि जो डेल्टा स्केल है वो 0 से 10 है। तो जो हमारा टो स्केल है वो ये कह सकते हैं कि इसके जस्ट रिवर्स होगा, 10 to 0 हो जाएगी। इसका मतलब देखो सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान रखना कि जो दोनों स्केल हैं डेल्टा और जो टो है वो दोनों 10 के इक्वल होती हैं। इसका मतलब अगर हम लोग डेल्टा की वैल्यू निकाल ले तो हम लोग अगर डेल्टा की वैल्यू निकालें तो 10 माइनस टो हो जाएगा, और अगर टो की वैल्यू निकाले तो 10 माइनस डेल्टा हो जाएगा। ये डेल्टा, ये आप लोग ध्यान रख लेना। मतलब एनएमआर में हम लोग दो स्केल यूज करते हैं, एक डेल्टा स्केल होता है और एक टो स्केल होता है। जो डेल्टा स्केल है वो 0 से 10 होता है, तो जो टो स्केल होगा वो जस्ट रिवर्स होगा, मतलब 0 to 10 हो जाएगा। पहली चीज। अब देखो ध्यान रखना, दो तीन चीजें हैं। अगर हम लोग डेल्टा स्केल की बात करें तो डेल्टा स्केल में हम लोग जैसे ही 0 से 10 की तरफ जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं डाउनफील्ड। ये ध्यान रखना आप लोग वर्डिंग कि अगर डेल्टा स्केल में 0 से 10 की तरफ जा रहे हैं, डेल्टा स्केल में 0 से 10 की तरफ जाते हैं तो इसको बोलते हैं डाउनफील्ड। और डाउनफील्ड जो होता है वो हमेशा डीशिल्डिंग के कारण होता है। डीशिल्डिंग क्या होती है वो मैं आपको अभी आगे की क्लास में बता दूंगा। ठीक है। और डीशिल्डिंग होने से जो डाउनफील्ड होता है इसका मतलब इसके लिए हायर फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। ये ध्यान रखें, ये अच्छी तरह से समझ। लेकिन अगर हम लोग दूसरे तरीके से देखें कि अगर हम लोग टो में 0 से 10 देखें या फिर हम लोग डेल्टा में 10 to 0 देखें, 10 to 0 देखें, मीन्स अगर डेल्टा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मीन्स अगर हम लोग इधर जाएंगे तो इधर इसको हम लोग बोलते हैं अपफील्ड। ये थोड़ा सा समझने की बात है कि अगर डेल्टा की वैल्यू बढ़ रही है तब हम लोग इसे बोलते हैं डाउनफील्ड, और अगर डेल्टा की वैल्यू कम हो रही है इसे हम लोग बोलते हैं अपफील्ड। और अपफील्ड जो होता है वो शिल्डिंग की वजह से होता है, ध्यान रखें। शिल्डिंग और डिशिल्डिंग में आपको आगे बता दूंगा। और इसके लिए जो है वो लोअर फ्रीक्वेंसी की जरूरत हो। ये तीन तीन चीजें आप लोग ध्यान रख लेना। दो स्केल होते हैं, एक डेल्टा और एक टो। अभी मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जिससे हम लोग डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे ही हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आएगी फिर हम लोग उसी से टो की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक रिलेशन पढ़ लिया है, डेल्टा और टो जो है वो 10 के इक्वल्स हो।
तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना फिलहाल तो, बाकी आगे हम लोग इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान रखना, डेल्टा वैल्यू की बात कर रहा हूं। अगर डेल्टा वैल्यू इंक्रीज होती है मीन्स वो डाउनफील्ड की तरफ जा रहा है, और डाउनफील्ड किधर किसकी वजह से होगा, डीशिल्डिंग की वजह से। और अगर डीशिल्डिंग के लिए हायर फ्रीक्वेंसी की जरूरत होगी। और अगर डेल वैल्यू डिक्रीज हो रहा है इट मीन्स वो अप फील्ड में जा रहे हैं। अप फील्ड जो होता है वो शिल्डिंग की वजह से होता है, और शिल्डिंग होने से लोअर फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। अब आप लोग ठीक है, तो ये तो हमारा एनएमआर स्केल हो गया, मतलब पोजीशन ऑफ एनएमआर, कि किसी पर्टिकुलर प्रोटीन का जो सिग्नल है वो कितने पीपीएम पर मिलेगा। डेल्टा वैल्यू में हो सकता है यहाँ पे मिल जाए, हो सकता है यहाँ पे मिल जाए। तो अगर डेल्टा वैल्यू 3 है तो वही सिग्नल टो वैल्यू में कितने पे आएगा, 7 पे आ जाए। क्लियर है? अब हम लोग आगे चलते, अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिकल शिफ्ट। अब देखो केमिकल शिफ्ट क्या है, केमिकल शिफ्ट क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं रासायनिक विस्थापन। देखो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा जो डेल्टा स्केल है वो 0 से 10 तक होता है। ठीक है, अब देखो अगर हमें किसी भी कंपाउंड का एनएमआर सिग्नल लेना है तो हम लोग हमेशा एक रेफरेंस कंपाउंड यूज करते हैं। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि एनएमआर के लिए जो रेफरेंस कंपाउंड होता है वो होता है टीएमएस, और टीएमएस की फुल फॉर्म है टेट्रा मिथाइल सिलेन। ये ध्यान रख लेना, ये टेट्रा मिथाइल सिलेन है। मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि हमेशा इस कंपाउंड के रेफरेंस में किसी भी कंपाउंड का एनएमआर सिग्नल लिया जाए। और मैंने आपको लास्ट क्लास में पहले भी बताया था कि इसमें 12 प्रोटॉन है, और 12 के 12 प्रोटॉन जो है वो सेम प्रोटॉन है, और सेम प्रोटॉन होने की वजह से ये टीएमएस जो है वो ओनली वन सिग्नल देता है। ये आप लोग ध्यान रखें, ओनली वन सिग्नल, कितने प्रोटॉन्स की वजह से, 12 प्रोटॉन्स की वजह से। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसका जो एनएमआर सिग्नल आता है वो हमेशा 0 पीपीएम पर आता है। ये जो 0 पीपीएम पर सिग्नल है डेल्टा वैल्यू में वो किसका है, टीएमएस पर। अभी देखो इसका जो एनएमआर सिग्नल आता है डेल्टा वैल्यू में 0 पीपीएम पर, इसी कारण से इसको जो है एज ए रेफरेंस कंपाउंड यूज किया जाता है एनएमआर, क्योंकि 0 पीपीएम पर इसका सिग्नल आने से ये किसी कंपाउंड का जो सिग्नल मिलेगा उसमें कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा ये, क्योंकि जीरो जीरो तो स्टार्टिंग में ही खत्म हो जाएगा। इसका मतलब आगे जितनी भी पीक हमें मिलेंगी, चाहे यहां मिलो चाहे यहां मिलो यहां मिलो, वो उस पर्टिकुलर कंपाउंड की होगी। ठीक है, अब देखो ये तो टीएमएस का हो गया। अब मान लो हम लोग किसी भी कंपाउंड का एनएमआर ले रहे हैं, तो सपोज हमें यहां सिग्नल मिल गया, ये हमें सिग्नल मिल गया। इसका मतलब देखो आप क्वेश्चन में देखना कई बार ये लिखा जाता है कि किसी भी कंपाउंड का जो सिग्नल होता है वो हमेशा डाउन फील्ड में होता है एज कंपेयर टू टीएमएस, क्योंकि देखो टीएमएस तो 0 है, तो किसी भी कंपाउंड का जो एनएमआर सिग्नल हो वो इधर ही होगा, इधर। तो टीएमएस के कंपैरिजन में उसका क्या हो रहा है, डेल वैल्यू बढ़ रही है। तो डेल वैल्यू बढ़ रही है तो डीशिल्डिंग हो रही है, डीशिल्डिंग का मतलब डाउन फील्ड में है। तो ध्यान रखना किसी भी कंपाउंड का जो एनएमआर सिग्नल मिलता है उसको टीएमएस के रेफरेंस में हमेशा डाउन फील्ड में लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो ये हमारा टीएमएस का सिग्नल है और ये हमारा पर्टिकुलर कंपाउंड का सिग्नल है। तो यहाँ पे देखो ये जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस है हमारा, इसी डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं केमिकल शिफ्ट। ये ध्यान रखना, मीन्स हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर सीधा सीधा कंसेप्ट बात करें हम लोग यहाँ पे, तो अगर टीएमएस के रेफरेंस में जो डेल्टा पीपीएम वैल्यू में जो शिफ्ट होता है किसी भी ग्रुप के लिए या किसी भी प्रोटॉन के लिए, उसी को हम लोग केमिकल शिफ्ट बोलते हैं। मतलब ये जो एनएमआर सिग्नल में ये शिफ्टिंग हो रही है, यहाँ पे 0 होना चाहिए था टीएमएस के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर किसी भी कंपाउंड का यहाँ पर अगर हमें सिग्नल मिल रहा है, इसका मतलब ये जो सिग्नल है वो टीएमएस के कंपैरिजन में डाउन फील्ड में है। तो ये जो टीएमएस का सिग्नल और ये इस कंपाउंड का जो सिग्नल है उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल शिफ्ट। और ये केमिकल शिफ्ट जो है वो कम ज्यादा होती रहती है इसके आसपास, और ये कम ज्यादा किसकी वजह से होगी, शिल्डिंग और डीशिल्डिंग की वजह से। ये वर्ड आप लोग जरूर रखना, शिल्डिंग और
डीशिल्डिंग की वजह से, ये दोनों चीजें ध्यान। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर किसी प्रोटॉन की शिल्डिंग और डीशिल्डिंग हो रही है तो वो टीएमएस के रेफरेंस में डाउन फील्ड में कहीं भी एनएमआर सिग्नल शो करेगा, और इस एनएमआर सिग्नल और टीएमएस के सिग्नल के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम लोग बोलते हैं केमिकल शिफ्ट। आप लोग अच्छी तरह से ध्यान रख लेना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, केमिकल शिफ्ट की जो यूनिट है, ये कई बार इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है, तो वो हमेशा पार्ट्स पर मिलियन में लिया जाता है। पार्ट्स पर मिलियन में हमेशा जो डेल्टा होती है उसकी वैल्यू ली जाती है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग, पता तो चल गया टीएमएस का तो 0 पे है, तो हम लोग किसी भी कंपाउंड के लिए या किसी भी प्रोटॉन के लिए डेल्टा वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करें, या डेल्टा वैल्यू कैसे हम लोग निकालें। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा, या डेल्टा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। देखो इसको समझने से पहले आप लोग एक अलग कंसेप्ट समझ लो कि अगर मान लो हमारा कोई भी एनएमआर इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट जो है, इस इंस्ट्रूमेंट को वर्क करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है एक तरह से, और ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट रेडियो फ्रिक्वेंसी पर वर्क करता है। जैसे हो सकता है कोई रेडियो जो एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर हो सकता है 40 मेगा हर्ज पे काम कर सकता है, हो सकता है वो 60 मेगा हर्ज पे काम कर सकता है, हो सकता है वो 100 मेगा हर्ज पे काम कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना, कितने भी मेगा हर्ज पे काम करे, चाहे ये वाला इंस्ट्रूमेंट ले लो, चाहे ये वाला इंस्ट्रूमेंट ले लो, चाहे ये वाला इंस्ट्रूमेंट ले लो, जो डेल्टा की वैल्यू आएगी वो सब में क्या आएगी, सेम आएगी। ये ध्यान रखना फर्स्ट इंपॉर्टेंट, कि जो हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर है उसके लिए हम लोग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट अलग अलग जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है उन पे वर्क करते हैं। हो सकता है कोई 40 मेगाहर्ट्ज पे, कोई 60 मेगाहर्ट्ज पे, कोई 100 मेगाहर्ट्ज में। आप किसी भी एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर से डेल्टा वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो डेल्टा वैल्यू हमेशा सेम आएगी, ये ध्यान। ठीक है, अब देखो डेल्टा वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, न्यू सैंपल, मतलब सैंपल की, क्योंकि देखो ध्यान रखना, जो एनर्जी एब्जॉर्व करेगा, जो सैंपल एनर्जी एब्जॉर्व करेगा ट्रांजिशन के लिए लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी स्टेट के बीच में, कल मैंने बताया था अल्फा और बीटा स्टेट के बीच में, यहां से यहां के लिए उसको एनर्जी चाहिए कि मैंने कल बताया था डेल्टा ई बराबर मैंने बताया था एच न्यू। तो ये कहीं ना कहीं ये फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्व करेगा। कितनी फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्व कर रहा है, माइनस न्यू रेफरेंस। और रेफरेंस में आपको सबको पता है टीएमएस यूज करते हैं, और टीएमएस का मतलब वो हमेशा 0 फ्रीक्वेंसी पे वर्क करेगा। ठीक है, अपॉन रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग ले रहे हैं वो कितने रेडियो फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहे हैं, इंटू 10⁻⁻⁶। एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी जो इंस्ट्रूमेंट की है वो हमेशा मेगा हर्ज में ली जाती है, क्योंकि मेगा हर्ज में लेने से 10⁻⁶ से 10⁻⁶ कट जाएगा, और आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो बहुत इजी गोइंग हो जाएंगे। देखो सैंपल कितने फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्व करता है और रेफरेंस कितने पे करता है, तो ये तो हमेशा 0। तो हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, डेल्टा न्यू अपॉन रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट इंटू 10⁻⁶। ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा क्या कैलकुलेट करने का, डेल्टा कैलकुलेट। और इसकी यूनिट जो होगी वो हमेशा किस में आएगी, पीपीएम में। तो ये आप लोग समझ लो, अगर हमें किसी भी प्रोटॉन के लिए या किसी भी कंपाउंड के लिए अगर डेल्टा कैलकुलेट करना है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करें। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम लोग एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जैसे एक फर्स्ट न्यूमेरिकल मैंने लिखा है, देखो क्या है न्यूमेरिकल, इफ ए सिग्नल ऑब्टेन्ड एट 120 सीपीएस या हर्ज, ये ध्यान रखना साइक्लिक पर सेकंड बोल दो या हर्ज बोल दो, डाउनफील्ड विद रेफरेंस टू टीएमएस। देखो मैंने पहले ही बता दिया था कि हर न्यूमेरिकल में ऐसे लिखा हुआ होगा कि वो टीएमएस के रेफरेंस में डाउनफील्ड है, यूजिंग 60 मेगा सीपीएस या मेगा हर्ज एज ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, देन फाइंड केमिकल शिफ्ट इन पीपीएम। डेल्टा वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो डेल्टा वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो जो
सैंपल हमने लिया है वो सैंपल कितने पे एब्जॉर्ब कर रहा है, 120 मेगा हर्ज पे एब्जॉर्ब, सॉरी हर्ज भी है वो, मेगा हर्ज नहीं है। ठीक है, ये क्या है हमारा, हर्ज माइनस जीरो हर्ज, क्योंकि जो रेफरेंस है टीएमएस उसके लिए हमेशा जीरो लिखा जाएगा, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ जाओगे अब। और जो इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 60 मेगा हर्ज, इन मतलब 60 इंटू 10 की पावर 6 हर्ज इंटू 10 की पावर 6, 10 की पावर से 10 की पावर 6 हो कट गया, हर्ज से हर्ज कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, 120 बटे हुए 60, और ये कितना आ गया आपका 2 ppm। ये ध्यान रख लेना। अब देखो, आप इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी भी चेंज कर लेना, चाहे 100 कर लेना चाहे 200 कर लेना, तो ये आपकी ये वाली फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, लेकिन आपका आंसर हमेशा 2 ppm ही आएगा, चाहे कितने भी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी वाला आप लोग एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर ले। ठीक है, समझ में आ गया कैसे डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक न्यूमेरिकल और है, क्या है देखो इस न्यूमेरिकल में, इफ द ऑब्जर्व शिफ्ट फ्रॉम टीएमएस इज 250 हर्ट्ज, मतलब जो सैंपल है वो कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता है, 250 हर्ट्ज की, एंड द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज 100 मेगा हर्ट्ज, देन द केमिकल शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ डेल्टा इज गिवन इज, तो देखो वही डेल्टा बराबर डेल्टा वी, डेल्टा बराबर डेल्टा न्यू अपॉन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, तो डेल्टा न्यू कितना होगा, अब आपको सबको पता है 250 में से जीरो जाएगा तो 250 ही आएगा, 250 हर्ज अपॉन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है 100 मेगा हर्ज, इंटू 10 की पावर 6 हर्ज इंटू 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा 2.5 पे ppm। ये इसके लिए डेल्टा। अब देखो डेल्टा की वैल्यू पता है तो टो की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि टो बराबर हमें पता है 10 माइनस डेल्टा, तो टो बराबर 10 माइनस 2.5, तो आपका टो आ जाएगा 7.5। तो जब भी आपको इस टाइप का कोई न्यूमेरिकल मिलता है, ध्यान रख लेना इस बात का अच्छी तरह से, या फिर इस तरह का कोई क्वेश्चन मिलता है, तो आप लोग सबसे पहले डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करना, और डेल्टा की वैल्यू का यूज करते हुए आप लोग जो हो फिर टो की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, दो न्यूमेरिकल्स मैंने करवा दिए हैं, आप लोग और भी कर लेना कोई इश्यू हो तो। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये तो हमने डेल वैल्यू निकाल ली। अब देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम में कोई इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि आप डेल वैल्यू निकाल लो भाई। अब क्या होगा कि जो पर्टिकुलर प्रोटोन है, जो पर्टिकुलर प्रोटोन होते हैं, उन पर्टिकुलर प्रोटोन के लिए डेल्टा वैल्यू अलग अलग होती है। तो जो पर्टिकुलर ग्रुप है प्रोटॉन्स का या पर्टिकुलर प्रोटोन है, उसकी डेल्टा वैल्यू कितनी होती है, उस वैल्यू के आधार पर हम लोग किसी भी कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन में बहुत सारी हेल्प ले सकते हैं। जैसे हमें कह दिया कि एक कंपाउंड है उसकी डेल्टा वैल्यू इतनी है, तो हमें जनरल आइडिया होना चाहिए कि इतनी डेल्टा वैल्यू किस ग्रुप की होती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे चैप्टर में एनएमआर वाले में, कि हमें जो भिन्न भिन्न ग्रुप है या डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनकी डेल्टा वैल्यू का पता होना चाहिए। इसका पता होना चाहिए हमें उसकी डेल्टा वैल्यू का, भले ही रटना नहीं है, लेकिन इन बेसिक इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। तो हम लोग जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स हैं उनके लिए हम लोग एक बार डेल्टा वैल्यू देखें, क्योंकि उसी डेल्टा वैल्यू के बेसिस पे हम लोग पता लगाएंगे कि हमारा पर्टिकुलर ग्रुप या कंपाउंड कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ पर्टिकुलर्स ग्रुप्स की, जो हमारी केमिकल शिफ्ट है या जो डेल्टा की वैल्यू है वो हम लोग बात कर लेते हैं। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, अब देखो आप लोग समझ लो अच्छी तरह से, देखो ये डेल्टा वैल्यू दे रखी है, और ये डेल्टा वैल्यू 0 से 12 तक दे रखी है। तो आप समझना मेरी बात को, कि अगर आपके पास कोई कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, वो कार्बन चाहे 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो चाहे 3 डिग्री हो, उसका जो डेल्टा वैल्यू होगी वो हमेशा 0 से 2 के बीच में होती है। ठीक है, अगर आपका
ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है, या फिर आपका CO ग्रुप के पास वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है, उसकी जो डेल्टा वैल्यू होती है वो हमेशा 2 से 3 के बहुत काम आएंगी। ये चीजें ध्यान रखना। नेट में जो क्वेश्चन आता है एक स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन का, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो इसी का होता है, इसी की वैल्यू के बेसिस पे, क्योंकि बहुत करीबी आंसर देता है वो। तो अगर हमें ये आइडिया नहीं होगा तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसके बाद देखो, आपका कोई भी CH ग्रुप और इससे कोई X जुड़ा हुआ है, X क्या है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो इसकी वैल्यू हमेशा 3 से 5 के बीच में होती है। अगर आपके पास एल्कोहल है या फिर आपके पास एमीन है, तो जो इसमें जो ये जो हाइड्रोजन है, ये जो प्रोटॉन है, इसका जो NMR सिग्नल आता है वो 1 से लेकर के 5 के बीच में, ध्यान रखना। मैं बताऊंगा जब हम लोग एग्जाम्पल सोल्व करेंगे ये किस तरह से इंपॉर्टेंट है। एल्केन में देखो, डबल डॉट बॉन्डेड कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये कितनी रेंज होती है इसकी? 4.5 से लगभग 6.5 तक। अब देखो 4.5 से 6.5 क्यों थी? क्योंकि इस प्रोटॉन की शिल्डिंग और डीशिल्डिंग हो सकती है। अभी मैं बताऊंगा शिल्डिंग डीशिल्डिंग क्या होती है। इसलिए इसकी डेल वैल्यू, अगर डीशिल्डिंग होगी तो इसकी डेल वैल्यू 6.5 तक जा सकती है, अगर शिल्डिंग होगी तो इसकी डेल वैल्यू 4.5 तक हो सकती है। ऐसे ही अगर कोई एरोमेटिक प्रोटॉन्स है, जैसे बेंजीन में जो प्रोटॉन होती हैं, उनकी जो डेल्टा वैल्यू होती है वो लगभग 6.5 से 8.5 तक होती है। वही वेरी क्यों करती है? वेरी शिल्डिंग और डीशिल्डिंग की वजह से। इसी तरह एल्डिहाइड का जो प्रोटॉन है वो सबको पता है 9 से 10 के बीच में। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो प्रोटॉन है उसकी डेल्टा वैल्यू जो है वो 10 से भी ज्यादा होती है, ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ग्राफ है, आप लोग इसको जरूर ध्यान रख लेना। अब देखो वहां तो मैंने लिख दिया, यहाँ मैंने पर्टिकुलर लिख दिया है। अगर देखो 1 डिग्री CH3, इसमें प्रोटॉन की वैल्यू 0.7 से 1.3, अगर 2 डिग्री है तो 1.2 से 1.4, अगर 3 डिग्री है तो 1.4 से 1.7। लेकिन देखो 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो चाहे 3 डिग्री हो, सबकी जो डेल्टा वैल्यू है वो 0 से 2 के बीच में खत्म हो गई है। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से कार्बन जुड़ा और इस पे प्रोटॉन है तो इनकी वैल्यू 1.6 से 2.6 है। देखो CO के बगल में कार्बन है और इस पे हाइड्रोजन है, इनके लिए डेल्टा वैल्यू 2.1 से 2.5। ऐसे ही अगर इस टाइप का हो तो ये वाला, अगर साइनाइड है और इस टाइप का ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 2.1 से 3। अगर बेंजीन रिंग है, इससे कार्बन है, टोलुइन वाला केस है, 2.3 से 2.7। अगर ट्रिपल बॉन्डेड है 1.7 से 2.7। अगर नाइट्रोजन है, CH है, एक तरह से एमीन वाला केस होगा, 2.2 से 2.9। अगर सल्फर आ गया तो 2.0 से 3.0। इसके बाद देखो, अगर ये मैंने पहले ही बता दिया, आयोडीन जुड़ गया, ब्रोमीन जुड़ गया, क्लोरीन जुड़ गया, OR जुड़ गया, तो देखो 2 से 4, 2.7 से 4.1, 3.1 से 4.1, 3.2 से 3.8 के बीच में। अब देखो ये मैं और बता दूंगा कंपैरेटिवली कि किसकी डेल वैल्यू ज्यादा होगी जब हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा देख लो और भी सारे इस टाइप का, जो अगर ये जो हमारा क्या नाम है एस्टर टाइप के कंपाउंड है, उसमें जो ये मिथाइल ग्रुप है 3.5 से 4.8। NO2 के बगल में कार्बन है, उससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ तो 4.1 से 4.3। फ्लोरीन से जुड़ा हुआ तो 4.2 से 4.8। डबल बॉन्डेड है तो 4.5 से 6.5। अगर बेंजीन से सीधा जुड़ा हुआ है तो पहले ही बता दिया 6.5 से 8 के बीच में। एल्डिहाइड वाला 9 से 10 के बीच में। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और लिख रखी हैं, वो जरूर पढ़ लेना कि अगर आपके पास कोई एमीन है या फिर एल्कोहल है, आपके पास कोई एमीन है या फिर आपके पास एल्कोहल है, तो ये जो NMR सिग्नल मिलेंगे ना, इस NH का और OH का जो NMR सिग्नल मिलेगा वो NMR सिग्नल ब्रॉड होगा। ब्रॉड का मतलब काफी चौड़ा होगा, वो ये ध्यान रखें। और ब्रॉड होने के साथ साथ वो हो सकता है दिखाई भी न दे, वो ब्रॉड होने के साथ साथ हो सकता है दिखाई भी ना दे, जब तक कि पूरा का पूरा सैंपल बिल्कुल ड्राई नहीं हो। मीन्स इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एल्कोहल है या फिर आपके पास एमीन है तो उसमें OH वाले ग्रुप के हाइड्रोजन या NH वाले ग्रुप के हाइड्रोजन का NMR सिग्नल हो सकता है मिसिंग हो। अगर आपका सैंपल ड्राई नहीं है, थोड़ा सा भी मतलब अगर वेट है उसमें, मतलब वो एक तरह से उसमें पानी है, वाटर है उसमें, तो उस कंडीशन में उसका OH का जो सिग्नल है
वो मिसिंग हो सकता है, ध्यान रखें। ठीक है। इसके अलावा यही बात उन एच पे लागू होगी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे ROH का एच है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, तो इसका भी जो NMR सिग्नल मिलेगा वो ब्रॉड मिलेगा, या फिर हो सकता है ये भी मिसिंग हो जाए, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो मिसिंग हो जाए। तो ये ध्यान रख लेना, NMR सिग्नल के लिए जो सैंपल है वो आपका हमेशा ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल भी वेट नहीं होना चाहिए। ध्यान रख लेना, नमी नहीं होनी चाहिए उसमें बिल्कुल भी। अगर नमी होगी तो उसका NMR स्पेक्ट्रम जो है या तो ब्रॉड आएगा, या फिर हो सकता है उस OH का जो NMR स्पेक्ट्रम वो मिसिंग हो। एक बार और हम लोग देख लें, अगर आपका ये थायो एल्कोहल का है तो 1 से 5 के बीच में, अगर एमीन है तो 1 से 5 के बीच में, अगर एल्कोहल है तो 1 से 5 के बीच में, और अगर फिनोल है तो 4 से 7 के बीच में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार हमें ये कंफ्यूजन आ जाता है कि ये एल्कोहल है कि ये फिनोल है। तो ध्यान रखना, ये सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बताएंगे हम लोग जब एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। यहाँ से आपका ये एक तरह से एमाइड वाला है, एमाइड वाला जो एमीन है उस पे जो हाइड्रोजन है वो हमेशा 5 से 9 के बीच में, 5 to 9 ppm के बीच में उसकी डेल्टा वैल्यू होती है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का पहले ही मैंने बता दिया, इसका जो डेल्टा वैल्यू होती है वो 11 से 12 के बीच में होती है। तो आप लोगों को ये सारे सिग्नल्स, ये सारी पोजीशंस की जो डेल्टा वैल्यू है वो सारों की पता होनी चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। इसमें छोटी छोटी चीजें मैं बताऊंगा जब हम लोग एग्जाम्पल, कुछ हम लोग नेट के क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे जो लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं, उनमें देखो कैसे आप लोग डिटरमाइन कर पाओगे कि गिवन कंपाउंड पर्टिकुलर कौन सा है। आई बात समझ में? तो ये आज की क्लास में हमारा केमिकल शिफ्ट हमने एक बार जनरली डिस्कस कर लिया है। अब केमिकल शिफ्ट के बाद में जो हमारा कंसेप्ट है, हमें दो चीजों का पता चल गया कि कोई कंपाउंड कितनी NMR सिग्नल देगा और वो NMR सिग्नल कितने ppm पर हमें मिलेगा, मतलब उस NMR की सिग्नल्स की जो डेल्टा वैल्यू है वो कितनी होगी। अब देखो एक चीज जो समझने वाली वो है कि हमने किसी भी कंपाउंड के लिए, किसी भी हाइड्रोजन के लिए जो डेल्टा वैल्यू है वो फिक्स नहीं लिखी है, रेंज लिखी है। क्या लिखी है? हमेशा रेंज लिखी है। रेंज इसलिए लिखी है कि किसी भी प्रोटॉन की जो डेल्टा वैल्यू है वो फिक्स नहीं है, वो कम या ज्यादा होती रहेगी, और वो कम या ज्यादा जो है वो डिपेंड करेगी उसके इलेक्ट्रॉनिक एटमॉस्फेयर पे। तो किसी प्रोटॉन की केमिकल शिफ्ट या जो डेल्टा वैल्यू वो डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मतलब हम लोग एक जनरल वर्ड्स बोल सकते हैं कि केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करने वाले कारक या फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल शिफ्ट, कि कौन से कारक किसी प्रोटॉन की जो डेल्टा वैल्यू है उसको इंक्रीज कर देंगे या फिर उसको डिक्रीज कर देंगे, मीन्स उसको डाउन फील्ड में लेके जाएंगे या अप फील्ड में। इसमें बहुत सारे फैक्टर जो है वो रोल प्ले करेंगे। अब ये फैक्टर कौन कौन से हैं वो फैक्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट और पोजीशन ऑफ सिग्नल्स, और फैक्टर अफेक्टिंग डेल्टा वैल्यू और टॉ वैल्यू। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए सबको नमस्कार।